स्वागत है आप सभी का बिहार का बाजीगर कौन। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और अब से कुछ मिनट के बाद ही जो दिल की धड़कनें हैं वो और तेज हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके परिणाम सामने आने लगेंगे। और इस समय हम सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से पहला जो नतीजा आता है वो किसके खाते में जाता है। और जाहिर सी बात है, उद्घाटन कौन करता है, मुहूर्त कौन करता है, ये एक बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि पहला वो कौन प्रत्याशी होगा जिसके खाते में जीत आएगी। हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बहुत कुछ अनोखा हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार हुआ, और इसी लिहाज से ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार के जो परिणाम आएंगे वो कैसे आएंगे, कितनी तगड़ी फाइट रहेगी। और कई चीजों की हम बात कर सकते हैं, मुद्दों की बात कर सकते हैं। जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सरजमी पर चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन धीरे धीरे करके मुद्दे डाइवर्ट होते चले गए। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से मुद्दे डाइवर्ट हुए। विकास को लेकर जो यात्रा चुनावी शुरू हुई, उसके बाद में वहां पर चला कि नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं, वो किस क्षेत्र से आते हैं, वो कौन है, यहां पर मुद्दा बदला। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का दादरी कांड बिहार में छाया रहा। जब वहां पर भी बात नहीं बनी तो फिर चारा घोटाला सामने आया, जंगल राज सामने आया, और उसके बाद हमने देखा कि अगड़ा पिछड़ा, और यहां तक कि ऐसा लगने लगा कि बिहार का चुनाव नहीं हो रहा, यह आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। लालू यादव एक तरफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे थे कि उनके जीते जी आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से लगातार हमने देखे कि किस तरीके से पूरे के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मुद्दे बदलते रहे। एक मुद्दे पर कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई गठबंधन काबिज नहीं रहा। और इसीलिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक पंडितों के लिए, विश्लेषकों के लिए ये चुनाव एक प्रयोगशाला की तरह से है कि जब परिणाम आएंगे तो इसका मंथन जबरदस्त तरीके से होता रहेगा कि आखिरकार कौन कौन सी वजह थी कि इस इलाके में ये जीते तो उस इलाके में वो हारे। लगातार हम बात करते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग इलाकों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये जानकारी एक जन सामान्य को, हमारे तमाम दर्शकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बात को समझ पाएंगे कि बिहार के अलग अलग इलाकों में स्थितियां कैसी हैं। चाहे वो इलाका सीमांचल का हो, मिथिलांचल का हो, मगध का हो, वहां पर कैसी आबादी रहती है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किन मुद्दों से प्रभावित हुए हैं, वहां पर किन राजनेताओं का प्रभाव है। और ये तमाम चीजें ऐसी होंगी जो एक आम आदमी को ये समझाने में मदद करेंगी कि आखिरकार जो परिणाम उनके सामने आ रहे हैं वो ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं। और के न्यूज ने अपने तमाम दर्शकों के लिए ये खास तैयारियां की हैं ताकि हम आपको ये समझा पाएं कि आखिरकार अगर सीमांचल की हम बात करते हैं तो सीमांचल में जो परिणाम आएंगे वो परिणाम ऐसे क्यों आएंगे। और यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि 42% मुस्लिम आबादी है, 40% मुस्लिम आबादी की बात कही जा रही है 4 जिलों में, और किशनगंज की बात करते हैं तो 70% तक मुस्लिम है। लेकिन एकदम अचानक एंट्री मारने वाले असदुद्दीन ओवैसी का हाल क्या होगा। और जैसा हम आपसे कह रहे थे कि अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और यह जमाना वो नहीं है जब मतपेटियां खुलती थी और पर्चियां गिनी जाती थी। ईवीएम मशीन्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पर एक बटन दबाने के साथ ही साथ सारे वोट सामने दिखते हैं। और इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि अब से कुछ देर में ही यह भी हो सकता है कि हम जैसे ही आपको ये खबर दे रहे हैं लगातार इस ब्रेकिंग के दरमियान ही कम से कम हमें रुझान पता चल जाए कि क्या रुझान है। पहला, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो जानकारी आ रही है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, जैसा खबर के न्यूज तक आ रही है। के न्यूज के संवाददाता लगातार बिहार में अलग अलग काउंटिंग स्टेशंस पर मौजूद है, मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं, और उनके जरिए हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। सबसे पहले कौन सा रुझान सामने आएगा,
पूरी तैयारी के न्यूज की है और के न्यूज लगातार अपने संवाददाताओं के संपर्क में है और जैसे ही पहली घंटी बजेगी हमारे संवाददाता की, पहला रुझान ठीक उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने के न्यूज का पहला रुझान यहां पर होगा। जब के न्यूज आपको यह बताएगा, लगातार आप स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। हमारी खुद नजरें स्क्रीन पर हैं इस समय। लगातार हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो अलग अलग केंद्रों से संवाददाताओं से जुड़े हुए हैं और जैसे ही पहली गिनती या पहली घंटी या पहला वो कम्युनिकेशन जो हमारे न्यूज रूम से होगा काउंटिंग स्टेशंस का, तुरंत हम आपको बताएंगे कि पहला रुझान किस जगह से आ रहा है। 39 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जो खबर इस वक्त के न्यूज पर आ रही है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह कई बयान आए हैं और अब तक जो बयान आए हैं उसमें लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं इस वक्त भी वो अपने 190 के दावे पर कायम हैं। 190 सीटें प्राप्त करेगी महागठबंधन, जैसा कि लालू प्रसाद यादव फरमा रहे हैं। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज हैं, राजनेताओं के दिल की धड़कनें तेज हैं। कल दिन भर तमाम बड़े राजनेता अपने अपने घरों में कैद रहे, उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहा। नीतीश कुमार अपने घर में मौजूद रहे, आरजेडी अध्यक्ष अपने घर में मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तर के नेता भी अपने अपने घरों में मौजूद रहे। लेकिन अब इस वक्त हम आपको बता दें कि तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो कार्यालयों पर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं और हर कोई टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। अलग अलग टेलीविजन स्क्रीन के सामने लोग बैठे हुए हैं और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिरकार कौन होगा वो पहला प्रत्याशी जिसके नसीब में, जिसके किस्मत में जीत लिखी होगी। और आपको हम यह भी बता दें कि लगभग 11 या 12 बजे तक सारे के सारे नतीजे सामने होंगे और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में। बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर डालेंगे। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की इमेज को भी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। और अगर नीतीश बाबू यानी कि नीतीश कुमार ये चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल बढ़ेगा। जिस चीज का हम जिक्र बिहार के चुनाव में कर रहे हैं, ये अलग बात है कि बिहार के चुनाव में तीसरे मोर्चे ने सही रूप से अपनी शक्ल नहीं ले पाई, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे का वजूद बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर बिहार चुनाव में नीतीश कुमार हीरो बनकर उभरते हैं। तो फिलहाल लगातार हम बने हुए हैं कि कब कौन कहां से वो पहला रुझान आता है जो कि समझ में आएगा कि ये प्रत्याशी जीत रहा। वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह हैं राष्ट्रीय जनता दल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सुभाष ओझा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद और धर्मानंद तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद। बहुत दिलचस्प होगा इन लोगों के बयानों को सुनना और इनका रिएक्शन किस तरीके से आता है और किस तरीके से ये अपनी बात को यहां पर रखते हैं। धर्मेंद्र सिंह, स्वागत है एक बार फिर से आपका। क्या कहेंगे इन पूरे परिणामों को लेकर जो कि अब आने वाले हैं? आपका अपना आकलन क्या है? और आकलन वो दीजिएगा जिसमें आपको बहुत मशक्कत ना करनी पड़े, बाद में आपको पलटना ना पड़े। ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए अपने बयानों को दीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह, क्या कहेंगे आप? वाजपेयी जी, हम परसों भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं कि हमारे नेता अजय लालू जी ने जो नंबर्स बताए हैं, मैं कहीं न कहीं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हमारी अपनी जो निजी राय है, हमें जो नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा हमें नंबर मिलने जा रहे हैं। हम संतुष्ट हैं इस बात से। बिहार की जनता ने हमारे महागठबंधन को पूरी तरह से अपना आशीर्वाद दिया है। जब आप कहते हैं नंबर कितने चाहिए तो हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि 122 का जो भी गठबंधन आंकड़ा छुएगा वो बिहार की सत्ता पर काबिज होगा। और जो तमाम एग्जिट पोल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट पोल ने जो भविष्यवाणी की है वो एनडीए गठबंधन के तौर पर की है। और निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये एग्जिट पोल सही होता है या नहीं।
क्या कहेंगे सुभाष ओझा आप, जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, आपका अपना आकलन, और वैसे अब तो धीरे धीरे करके फिल्म के ट्रेलर दिख रहे हैं और चीजें चल रही, शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब आपका आकलन बहुत सटीक होना चाहिए। सुभाष ओझा। वाजपेयी जी, आपको रुझान थोड़ी देर में पता चलेगा ही, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जिस मुद्दे को लेकर बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए, जंगल राज 2 से मुक्त कराने के लिए जिस तरह से आगे बढ़े थे और जनता ने जिस तरह से वहाँ पर स्वागत किया था आदरणीय मोदी जी की सभाओं को, जिस वहाँ पर इतनी सारे लोग, जनता ने जो प्यार दिया है, आगे बढ़ के काम किया है जी, विकास के मुद्दे पर जब हम आगे बढ़े हैं और उत्साह भी दिखा लोगों में, उस पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से भारी जीत के साथ, भारी बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं, ये हमें दिखाई पड़ता है जी। धर्मानंद तिवारी जी, बहुत कश्मकश में रही आपकी पार्टी। चलिए आते हैं सुभाष जी ओझा जी आपके पास में। धर्मानंद तिवारी जी से हम बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। बहुत कश्मकश में रही आपकी पार्टी, बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में आपने आगाज किया था, तीसरे मोर्चे के रूप में, महागठबंधन के रूप में। अंत में आप अलग होते हैं, अलग आप तीसरा मोर्चा खड़ा करते हैं और बड़ा कश्मकश में अंत समय तक रहे। आपकी अपनी भूमिका इन चुनावों में क्या रहेगी? बहुत ज्यादा कुछ तो आपका दांव पर है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी आएगा वो आपके लिए बोनस ही होगा। आपको 2 सीटें दे रहा था महागठबंधन, और अगर आप 5 भी जीतते हैं तो भी आप बड़ी भूमिका में हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या भूमिका रहेगी और आपका अपना विश्लेषण क्या रहेगा? हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम इस सवाल का जवाब आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अंत में जब 10 सीटों की दरकार अगर कहीं पड़ गई, आपके अपने लोगों को जो महागठबंधन में शामिल हैं, क्या आप उनके साथ में जाएंगे? सवाल बड़ा है, क्योंकि मंथन इस पर जबरदस्त होना भी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बिहार का बाजीगर कौन बनेगा, और बहुत बड़ा वक्त नहीं है, बहुत बड़ा अंतराल नहीं है कि जबकि इस बात का हमें इंतजार करना पड़ेगा बिहार का बाजीगर कौन बनेगा, क्योंकि फिल्म शुरू हो चुकी है। 3 घंटे की यह फिल्म है जिसके किरदार में कौन हीरो होगा, कौन विलेन होगा, पटकथा का निर्देशक, राइटर कौन होगा, ये सब कुछ 3 घंटे के बाद में पता चलेगा। इस फिल्म की कास्टिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। इस फिल्म की शुरुआत हम आपसे कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त के न्यूज पर लगातार खबरें बदल रही हैं और बहुत जरूरी है इन तमाम खबरों के साथ आपका हर पल जुड़े रहना, क्योंकि के न्यूज के चप्पे चप्पे पर संवाददाता लगातार मौजूद है। खास तैयारियां हमने की हैं। बिहार का बाजीगर कौन, ये बताएंगे हम आपको, और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, किस वजह से ये परिणाम रहे हैं और किस वजह से कौन जीता और कौन हारा। अलग अलग तरहों से जानकारी हम आपको देंगे। हमारे खास मेहमान लगातार बने रहेंगे, लगातार बदलते रहेंगे, चेहरे रहेंगे हमारे साथ में, और हम आपको विश्लेषण दिखाते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। धर्मानंद तिवारी साहब से हम बात करना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले सीधा सवाल उनका था, यह मानना कि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको 5 भी सीटें मिल जाती हैं, ये आपके लिए बोनस होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब स्थितियां बहुत नाजुक होंगी और आपके भाइयों को आपकी जरूरत होगी, महागठबंधन वालों को, तो क्या आप उनके साथ में जाएंगे? सवाल यह भी है। धर्मानंद तिवारी जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप इस पूरे परिणामों का विश्लेषण करें जो कि रुझान हमारे सामने आने वाले हैं, और उस बात को भी रखें कि आखिरकार उस वक्त आप क्या करने वाले हैं जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपके भाइयों को, महागठबंधन वालों को। वाजपेयी जी, पूरे देश में समाजवादी पार्टी ही और हमारे नेता मुलायम सिंह जी पहला व्यक्ति है जो आज तक न बीजेपी को समर्थन दिया और न बीजेपी से समर्थन लिया। कोई कहने वाला नहीं है, कोई पार्टी, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई भी, कभी न कभी ये लोग भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, चलाए हैं और उसका समर्थन लिए हैं, उसको समर्थन दिए हैं। गर्व के साथ, अभिमान के साथ केवल देश में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी,
जो कभी भाजपा के साथ न गई न उनका समर्थन लिया। तो जाहिर है ये इस अविश्वास के माहौल में राजनीति में जो सबसे बड़ा डाउनफॉल हुआ है, राजनीति में अविश्वास का माहौल हो गया। कौन किसके साथ कब रहेगा, कब जाएगा। महागठबंधन के लोगों ने, ये पार्टियों ने नेताजी को, मुलायम सिंह जी को अपना अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उनको बिना बुलाए, उनके बिना जानकारी, उनके जानकारी में भी नहीं आई। और महागठबंधन में कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस को 40 सीट दे दिया और नेताजी को बताया भी नहीं। और जैसे शादी ब्याह में दान दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, लालू जी ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मजाक किया कि हम 2 सीट अपने समधी को दे रहे हैं दान में। बताइए, ये राजनीति में अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि राजनीति में मजाक होने लगे और सीटों को बंटवारे में दहेज दिया जाने लगे। नहीं तो इस मजाक का बदला आप लेंगे क्या? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नेता ने आज तक ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं धर्मानंद तिवारी जी, ये सारी बातें हर किसी के जहन में है, एक आम आदमी भी इस बात को समझता है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस मजाक का बदला आप लेंगे। सवाल सीधा है आपसे, इस मजाक का बदला आप लेंगे? भाजपा के खिलाफ आपको रोकना चाहेंगे धर्मानंद तिवारी जी, आपके लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है, और जिस तरीके से आप इसको लेना चाहें, इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। राघोपुर से यह खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए। फिलहाल तेजस्वी पीछे चल रहे हैं राघोपुर से। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, ये तमाम वो खबरें हैं जो कि नाजुक दिल वाले कम से कम इन खबरों से दूर रहें, क्योंकि जब जो खबरें आती हैं, ये खबर आरजेडी के तेजस्वी यादव अभी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर। और बहुत कुछ दांव पर लालू प्रसाद यादव का भी लगा हुआ है। राघोपुर एक ऐसी सीट है जो कि आरजेडी की मानी जाती है, परंपरागत सीट है। यहां से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, यहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, और अब वंशावली को आगे बढ़ाते हुए, वंशक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को यहां से लड़ाया। और इस वक्त की जो खबर आ रही है, तेजस्वी यादव पीछे हैं। दूसरी बड़ी खबर, लगातार एक एक करके खबरें आप देखते रहिए, समझते रहिए किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ में चुनाव परिणाम आ रहे हैं। जीतन राम मांझी मखदूमपुर से आगे चल रहे हैं, दलित चेहरा, एनडीए के दलित चेहरे के रूप में रहे हैं, और इस समय हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर एनडीए गठबंधन के लिए। जीतन राम मांझी मखदूमपुर से आगे चल रहे हैं। मखदूमपुर वो सीट है जो कि दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है, और अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो 2 जगहों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो मखदूमपुर और दूसरा इमामगंज। मगध का इलाका पड़ता है, मगध का क्षेत्र पड़ता है, और मगध के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था जीतन राम मांझी का अपना खुद का निर्वाचन, और इसके साथ ही साथ वो कितने दलित चेहरों को और आगे ला सकते हैं, अपने जरिए वो कितनी सीटें वो एनडीए खाते में डाल सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो जो रुझान है वो इस वक्त आपके सामने हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं और जीतन राम मांझी मखदूमपुर से फिलहाल आगे चल रहे हैं।